हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल प्राची पावर एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके यूपी टेट सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन और परामर्श। ये हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है। और इसमें जो है हमारी ये क्लास नंबर 25 है और यूनिट या चैप्टर जो है हमारा फोर्थ चल रहा है। इसके बाद एक और आपका रह जाएगा, वो भी मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं कंप्लीट करा दूंगी यूपी टेट के एग्ज़ाम से पहले। तो हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है। टोटल 5 चैप्टर्स हैं या यूनिट आप कह सकते हो यूपी टेट में। तो इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर सारी वीडियोज़ लाइंड अप हैं पहली क्लास से लेकर अब तक की क्लासेस तक। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम इसमें आज निर्देशन और परामर्श देखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि निर्देशन होता क्या है। तो सबसे पहले निर्देशन क्या है ये समझ लेते हैं। निर्देशन या जो आपका गाइडेंस होता है वो वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को उसकी समस्याओं, आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमता के अनुसार उसको सही मार्गदर्शन दिया जाता है, सही गाइडेंस दिया जाता है कि बच्चे की नीड क्या है ना। बच्चे की नीड को देखते हुए उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको देखते हुए बच्चे को जो दिशा दी जाती है वही प्रोसेस क्या है, निर्देशन कहलाता है। बच्चों को या बालक को उचित मार्ग दिखाना ही क्या है, निर्देशन है, ठीक है। तो बालक को उचित मार्ग दिखाना ही क्या है, निर्देशन है कि बच्चे को आप सही गाइडेंस दे रहे हो, ठीक है। जोन्स क्या कहते हैं इसके बारे में कि निर्देशन व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने में सहायता करता है, ठीक है। बच्चा किसी चीज़ में अटक रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, किसी प्रॉब्लम में अटक गया है, तो थोड़ा सा गाइडेंस उसको क्या कर सकता है, उस कार्य को उसका कंप्लीट करवा सकता है, पूरा करवा सकता है। अब ये बात होगी निर्देशन की। अब परामर्श यानी कि काउंसलिंग की बात करते हैं। काउंसलिंग जो वर्ड है आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। तो परामर्श एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो काउंसलर होता है वो बच्चे की समस्या को समझता है, सारी चीज़ें उससे जानकर, और फिर उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है। यही तो काउंसलिंग होती है। अब यहाँ पर तो हम बच्चों की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ते हैं। काउंसलिंग हर व्यक्ति की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर समस्या से जूझ रहा है तो काउंसलर्स होते हैं जो उनकी समस्या को पहले समझने की कोशिश करते हैं, उनसे बातों बातों में सारी जानकारी लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चे की समस्या सुनकर उसे समाधान तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परामर्श या काउंसलिंग जो है वो कहलाता है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन और परामर्श का अर्थ क्या होता है। अब हम, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, हमारा चैप्टर चल रहा है समावेशन, ठीक है। तो समावेशन जो आपका होता है इसमें बच्चों को कैसे निर्देशन और परामर्श जो है वो दिया जाता है, तो ये समझिएगा। तो इसमें आपका क्या होता है, समावेशन में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं या अपवंचित या विविध पृष्ठभूमि से आए हुए जो बच्चे होते हैं, उनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यावसायिक जितनी भी समस्याएं हैं उनका जब समाधान किया जाता है तो वो परामर्श या निर्देशन हो जाता है किसके लिए, समावेशी बच्चों के लिए हो जाता है। क्लियर हो गया आपको इतनी बात, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो जब इस प्रकार के बच्चों के लिए जो या तो किसी अलग अलग बच्चे पृष्ठभूमि से आए हैं, बैकग्राउंड से हैं, या किसी अपवंचित वर्ग से हैं, ठीक है, या उन विशेष आवश्यकता वाले हैं, किसी को पढ़ने में कोई समस्या है, लिखने में समस्या है ना, मैथ्स में समस्या है, तो उस तरह के जो भी बच्चे होते हैं उनको परामर्श निर्देशन दिया जाता है उनकी शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार या भावनात्मक व्यावसायिक समस्याओं को जानकर। तो वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निर्देशन और परामर्श होता है। अभी जो निर्देशन और परामर्श दिया जाता है इसके पर्पस क्या क्या होते हैं, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को विकसित करना, आत्मविश्वास बच्चों का बढ़ाना, समस्याओं का समाधान करना, सही निर्णय लेने में उनकी हेल्प करना, एडजस्ट करने में उनकी हेल्प करना, प्रतिभा का उनमें विकास करना कि उनको जानकर उनमें जो भी टैलेंट है उसको बाहर लाने की कोशिश करना, मानसिक तनाव जो उनको टेंशन है मेंटली उसको कम करना, शिक्षा और करियर के प्रति उनको गाइडेंस देना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्या है, पर्पस होते हैं निर्देशन और परामर्श के।
आगे बात करते हैं अगले पॉइंट में। हाँ, इसमें एक और आ जाता है सामाजिक कौशल, उनमें सोशल स्किल्स को डेवलप करना। सोशल स्किल्स में क्या आ जाता है कि वो समाज में एक दूसरे से क्या कर सके, इंटरेक्शन कर सकें, अपनी बात रख सकें, सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों। तो वो चीज़ें अगर किसी बच्चे में नहीं है तो उसमें वो डेवलप करना। अब बात कर लेते हैं निर्देशन के प्रकार के, कि क्या क्या किस किस प्रकार के गाइडेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें शैक्षिक निर्देशन यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस की। तो इसमें जो एजुकेशनली गाइडेंस दिया जाता है एजुकेशन के फील्ड में, तो उसके क्या पर्पज़ होता है। जैसे बच्चे के विषय चयन करने में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें बच्चे की हेल्प करना का उद्देश्य होता है। अध्ययन की जो उनकी आदतें हैं सुधारना, ठीक है, पढ़ाई की जो उनकी आदतें गलत हैं उनमें सुधार लाना, सीखने में उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी शैक्षिक निर्देशन में आती हैं। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, डिसलेक्सिया वाले बच्चे को विशेष अध्ययन की विधि, जिस बच्चे को पढ़ने में समस्या है उसको क्या है कि अलग विधि के माध्यम से, अगर वो पर्टिकुलर विधि से नहीं समझ पा रहा है उसका क्या करना, निर्देशन करना, गाइडेंस उसको देना। ठीक हो गई इतनी बात। आगे एक होता है वोकेशनल गाइडेंस, जो कि क्या कहलाता है, व्यावसायिक निर्देशन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को करियर को चूज़ करने में, कि वो आगे जाके इसे 11th-12th में आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, क्या सब्जेक्ट ले, आगे उसके लिए क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और उसको किस फील्ड में जॉब मिल सकती है रोज़गार संबंधी, ये वोकेशनल गाइडेंस में आता है। बच्चे की रुचि और क्षमता के अनुसार उसको कार्य का चयन करवाना है, विषय का चयन करवाना फॉर फर्दर फ्यूचर। ठीक है, ठीक है। तीसरा एक आता है पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन में क्या चीज़ें आती हैं, इसमें भावनात्मक समस्याओं का समाधान। अगर कोई बच्चा इमोशनली किसी फेज से गुजर रहा है, चाहे वो उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हो या वो पढ़ाई की वजह से प्रॉब्लम हो या बच्चे उसको कोई बुली करते हो, परेशान, कोई भी उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको पर्सनली गाइड करना, भावनात्मक समस्या का समाधान करना और उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये व्यक्तिगत निर्देशन में आती हैं। इसके बाद आपका आता है सामाजिक निर्देशन यानी कि सोशल गाइडेंस। तो इसमें क्या है, समाज में वो कैसे एडजस्ट करेगा, समायोजन का मतलब एडजस्ट करना, और सामाजिक व्यवहार वो कैसे सीखेगा, तो ये सोशल गाइडेंस में ये चीज़ें आती हैं। एक स्वास्थ्य निर्देशन भी आता है, हेल्थ गाइडेंस जिसमें होती है, स्वास्थ्य निर्देशन यानी कि हेल्थ गाइडेंस जिसमें होती है, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें स्वास्थ्य से संबंधी बच्चों को जानकारी देना या गाइड करना। अगर किसी बच्चे को हेल्थ का कोई इशू आ रहा है तो उसको बताना कि आप ऐसे ऐसे किसी इस तरह के डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो वो आपकी हेल्थ संबंधित गाइडेंस हो जाता है। क्लियर है इतनी चीज़, उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। पूरे सेशन के दौरान देखो ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लेकर उसको बार बार पढ़ते रहें, जहाँ ज़रूरत होगी तो टाइम भी लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। चलिए फिर अब आ जाता है परामर्श यानी कि काउंसलिंग आ जाती है। तो काउंसलिंग में एक होती है व्यक्तिगत काउंसलिंग यानी कि व्यक्तिगत परामर्श। इसमें एक बच्चे की व्यक्तिगत समस्या का समाधान किया जाता है, यानी वहीं पर बच्चा होता है, काउंसलर होता है, वेदर वो क्या है, पर्टिकुलर कोई काउंसलर हो या वो एक टीचर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिगत उसको 1-to-1 जो है बच्चे को उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। फिर एक आता है आपका समूह परामर्श। समूह परामर्श में आपकी क्या चीज़ें हैं, एक साथ कई बच्चों को परामर्श देना, वो एक ग्रुप काउंसलिंग में आ जाता है। फिर एक आपका आता है निर्देशात्मक परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसमें जो निर्देशात्मक परामर्श है, विलियमसन जो रहे हैं इसके प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने इसकी खोज की है। निदेशात्मक परामर्श, निर्देशात्मक नहीं निदेशात्मक, ठीक है। जिसमें डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें क्या होता है, परामर्शदाता ज़्यादा सक्रिय यानी कि एक्टिव होता है और बच्चे को समाधान प्रॉब्लम का बताता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बताने की कोशिश करता है, ये डायरेक्टिव काउंसलिंग में आता है, ठीक है। तो इसमें परामर्शदाता ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको समाधान सुझाता है निर्देशात्मक परामर्श में, ठीक है। एक है अनिर्देशात्मक नॉन डायरेक्टिव, इसके प्रवर्तक कार्ल रोजर्स रहे हैं, इनका नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है। कार्ल रोजर्स का नाम आपको ध्यान रखना है। निदेशात्मक के विलियमसन है और अनिदेशात्मक के कार्ल रोजर्स प्रवर्तक रहे हैं। अनिदेशात्मक में अगर हम बात करें तो बच्चा केंद्र में होता है, मेन फोकस बच्चे पर होता है और बच्चा स्वयं समाधान खोजता है। दोनों में डिफरेंस समझ गए। टीचर उसमें तो काउंसलर समाधान खोजता है, काउंसलर ज़्यादा एक्टिव होता है निदेशात्मक में, और अनिदेशात्मक में बच्चा जो है स्वयं समाधान खोजता है और बच्चा ही केंद्र में होता है। इसे क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी
हाँ, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी इसको हम कहते हैं, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को, अनिर्देशात्मक परामर्श को। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ें। चलिए, एक होता है समन्वित परामर्श, इलेक्टिव काउंसलिंग। इलेक्टिव या समन्वित में दोनों चीज़ें, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव आ जाती हैं। बच्चा भी एक्टिव होता है, काउंसलर भी एक्टिव होता है, और बच्चा और काउंसलर दोनों मिलकर समस्या का समाधान खोजते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आ जाते हैं निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता। आवश्यकता ही क्यों है इसकी, है ना, वाई देर इज़ अ नीड ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस। और खासकर क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है समावेशन, यानी कि समावेशी बच्चों के लिए। तो समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता, वैसे तो ये हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को ही इसकी ज़रूरत हो, किसी को भी हो सकती है, ये किसी को भी निर्देशन और परामर्श दिया जा सकता है। लेकिन हम बात इंक्लूज़न यानी समावेशन की कर रहे हैं। तो जो समावेशी बच्चे होते हैं, इंक्लूसिव चिल्ड्रन होते हैं, उनको क्यों ज़रूरत होती है? उनको क्योंकि कहीं ना कहीं सीखने में कठिनाई हो रही होती है, इसलिए उनको ज़रूरत होती है। आत्महीनता, जो अपने आप में वो कमियां सोचते हैं अपने बारे में, उसको दूर करने के लिए, उनकी ये सोच बदलने के लिए, सामाजिक समायोजन उनका करने के लिए, सोशली एडजस्ट उनको करने के लिए, व्यवहार समस्याओं को समाधान हेतु, उनको कुछ व्यवहारिक समस्या आ रही है, बच्चों को इंटरेक्ट करने में एक दूसरी समस्या आ रही है, तो उसके समाधान के लिए, करियर के मार्गदर्शन के लिए, तनाव और चिंता उनकी कम करने के लिए, विद्यालय छोड़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पढ़ाई समझ नहीं आ रही होती है किन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है, तो उनको उस चीज़ से रोकने के लिए वो फिर क्या करते हैं, स्कूल छोड़ने की बात करते हैं कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा हमसे, स्कूल ही छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर उन्हें रोकने के लिए ये सारी जो है समावेशी बच्चों के लिए आवश्यकता पड़ती है निर्देशन और गाइडेंस की। निर्देशन और गाइडेंस जो आपका है, निर्देशन और परामर्श एंड गाइडेंस और काउंसलिंग, इसके क्या क्या मेथड्स हैं? तो ये एक इंटरव्यू मेथड इसमें होता है, जिसमें बच्चे से बातचीत करके समस्या का समाधान खोजा जाता है इंटरव्यू मेथड में। साक्षात्कार विधि, दूसरा अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, बच्चे का व्यवहार ऑब्जर्व करके उसमें क्या है, उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड, इसमें प्रश्न पूछकर बच्चे से जानकारी ली जाती है, फिर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। फिर एक आता है केस स्टडी मेथड, है ना, किसी एक बच्चे का गहन अध्ययन करके, पर्टिकुलर बच्चे के लिए ये है, ठीक है, कि बच्चे का व्यवहार का, वो कैसे व्यवहार कर रहा है, कक्षा में कैसे पढ़ रहा है, पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहा है, उसके बारे में पूरी स्टडी करके वो होता है केस स्टडी मेथड, उसकी बस समस्या का समाधान निकालना। एक परीक्षण विधि होती है, टेस्टिंग मेथड होता है, इसको आप इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा भी बच्चे का समझ सकते हो कि उसको क्या दिक्कत है, एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा, या फिर इंटरेस्ट इन्वेंटरी मेथड के द्वारा भी आप जान सकते हो कि बच्चे को क्या समस्या है, कैसे उसकी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक अभिलेख विधि, कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है, बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड रखकर उसके बारे में जानकारी लेना कि बच्चे की प्रोग्रेस किस तरह से हो रही है, तो ये उसमें आता है। इसके बाद बात करते हैं समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, किस किस क्षेत्र में बच्चे को निर्देशन की और परामर्श की ज़रूरत पड़ सकती है। तो शैक्षिक क्षेत्र में, जैसे कि अभी हमने बात किया था, पढ़ने में उसको जब प्रॉब्लम हो रही हो या विषय के चयन में समस्या हो रही हो, तो वो शैक्षिक क्षेत्र में आता है। दूसरा सामाजिक क्षेत्र में मित्रता आती है, समूह में व्यवहार में अगर उसको, या मित्रता फ्रेंडशिप करने में, बच्चों से कम्युनिकेट करने में समस्या है, वो सामाजिक क्षेत्र में आता है। भावनात्मक क्षेत्र में बच्चे को कोई डर है, कोई चिंता है, कोई तनाव है, टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो भावनात्मक क्षेत्र में आ जाता है। व्यवसायिक क्षेत्र में उसका करियर आ जाता है ना, करियर की योजना के लिए, प्लानिंग के लिए उसमें आ जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उसको कोई शारीरिक स्वास्थ्य में या मेंटली कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो वो स्वास्थ्य क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा में टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो टीचर को चाहिए कि सहानुभूतिपूर्ण बच्चों से व्यवहार करें, ठीक है, मित्रतापूर्ण व्यवहार बच्चों से रखे, बच्चे की समस्या को सुने, यानी कि टीचर बच्चे को सुन ही नहीं रहा तो बच्चों की समस्या सुने, उनके साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे, सकारात्मक वातावरण बनाए, उनके अभिभावकों से भी टच में रहे, उनके बारे में समय समय पर फीडबैक उनके पेरेंट्स से भी लेते रहें और बच्चों को मोटिवेट करें। तो टीचर का यही काम है, और उनको आवश्यकता के अनुसार क्या दे, परामर्श और निर्देशन प्रोवाइड करें। समावेशी बच्चों के लिए परामर्शदाता की विशेषताएं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो काउंसलर है उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, किस तरह का एक काउंसलर बच्चे को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो जो काउंसलर है आपका, वो क्या होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। पेशेंट दैट मीन्स
पेशेंस उसमें होना चाहिए, पेशेंटली उसको बिहेव करना चाहिए, धैर्यवान हो, सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो। सेंसिटिव व्यक्ति दूसरे की समस्या जल्दी समझ पाता है ना। तो अच्छा श्रोता हो, एक गुड लिसनर हो, जिसमें पेशेंस हो कि वो सामने वाले की बात आराम से सुन पाए और समझ पाए। गोपनीयता बनाए रखे, अगर कुछ चीज़ प्राइवेट है किसी बच्चे की, वो सभी में शेयर ना कर दे, एक प्राइवेसी मेंटेन रखे, और निष्पक्ष व्यवहार बच्चों के साथ करे। तो ये सारे व्यवहार हो सकते हैं जो एक काउंसलर का होना चाहिए बच्चों के लिए। आगे बात करें और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अभी हमने पढ़े। जैसे हमने देखा गाइडेंस, ठीक है, सही दिशा में देना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग यानी कि समस्या समाधान में बच्चों की हेल्प करना, उनकी समस्या को जानकर। कार्ल रोजर्स ने नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का कंसेप्ट दिया है, विलियमसन ने डायरेक्टिव काउंसलिंग का कंसेप्ट दिया है। इलेक्टिव, ये इलेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, इलेक्टिव। इलेक्टिव में आपका मिश्रित परामर्श, ये दोनों आते हैं। केस स्टडी में बच्चे के व्यवहार का गहन अध्ययन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इन जो हमने टॉपिक्स अभी पढ़े हैं, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ये पूछे भी गए आपके यूपी टेट सी टेट एग्जाम में। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही दिशा प्रदान करना बच्चे को, ठीक है, सही गाइडेंस देना ही निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे बात करें नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रवर्तक कौन रहे? कार्ल रोजर्स रहे हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग में कौन ज़्यादा सक्रिय रहता है? तो जो काउंसलर होता है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग में ज़्यादा एक्टिव रहता है, और नॉन डायरेक्टिव में जो चाइल्ड होता है वो ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। आगे बात करें तो केस स्टडी विधि का प्रयोग किस लिए करते हैं? गहन अध्ययन के लिए, ठीक है, डीप स्टडी के लिए। इलेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है? इलेक्टिव काउंसलिंग में मिश्रित परामर्श होता है, निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों होते हैं इलेक्टिव काउंसलिंग में। इसके बाद आपका आ जाता है गाइडेंस का संबंध किससे है? तो गाइडेंस का संबंध, गाइडेंस यानी कि निर्देशन, इसका हिंदी ही पूछ ली गई है, गाइडेंस यानी कि निर्देशन होता है। अब आपका अगला पॉइंट जो है वो आता है कि परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं, देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा में केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि कई ऐसी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, चिकित्सा विभाग होते हैं, मनोवैज्ञानिक केंद्र होते हैं, समुदाय और विद्यालय की समितियां बनी होती हैं, कमिटीज़, जो इसमें परामर्श में सहयोग देती हैं। सिर्फ स्कूल ही नहीं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और आपका चिकित्सा विभाग, मनोवैज्ञानिक केंद्र और कुछ ऐसी आपकी समितियां बनी होती हैं जो बच्चे की इसमें हेल्प करती हैं। इसका उद्देश्य होता है विशेष आवश्यकता वाले और समावेशित बच्चों को उचित शिक्षा, उचित मार्गदर्शन, उचित परामर्श और पुनर्वास प्रदान करना। ये सबसे पहले इसमें मनोविज्ञान शाला आती है, उत्तर प्रदेश, जो कि प्रयागराज में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रयागराज में, याद रखेंगे। आगे की बात करते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश स्थित एक प्रमुख संस्था है जो बच्चों की मानसिक, शैक्षिक और व्यवहार संबंधी समस्याओं पर काम करती है। इसका प्रमुख कार्य होता है मनोविज्ञान शाला जो प्रयागराज में है, IQ टेस्ट, बुद्धि परीक्षण करना, अभिरुचि परीक्षण करना, व्यक्तित्व परीक्षण, अधिगम कठिनाइयों की पहचान, मानसिक परामर्श और विशेष बच्चों का मार्गदर्शन करना, ये इसका काम होता है, ये इसका काम होता है। इसका महत्व क्या है इसकी बात करें अगर, तो बच्चों की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना ये करती है, और उपयुक्त शिक्षण योजना बनाकर बच्चों को प्रोवाइड कराती है। तो ये हो गई मनोविज्ञान शाला प्रयागराज की बात। आगे है मंडल मनोविज्ञान केंद्र, डिविजनल साइकोलॉजी सेंटर। इसमें आपका क्या है, ये मंडल स्तर पर काम करता है, ठीक है, डिवीज़न में काम करता है। ये क्या है, इसमें करने वाले मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र होते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, ये मंडल स्तर पर काम करते हैं और ये भी मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र होते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, परामर्श की सेवाएं देना, व्यवहार समस्याओं को समाधान करना, मानसिक परीक्षण बच्चों का करना। और महत्व की बात करें तो विद्यालय को टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कराते हैं ये, और इंक्लूसिव एजुकेशन को मजबूत करना ही इनका जो है मेन पर्पज़ होता है, ठीक है। फिर आते हैं जिला चिकित्सालय जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विशेष बच्चों की चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सहायता करते हैं। इसमें दृष्टि परीक्षण करवाते हैं, श्रवण परीक्षण, जिनको दृष्टि मत देखने में समस्या है उनका दृष्टि परीक्षण, सुनने का परीक्षण, शारीरिक विकलांगता किसी को है तो उसकी जांच, मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये संबंधी जो सुविधाएं हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। इनका महत्व क्या है? प्रारंभिक पहचान और उपचार करना, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र वगैरह ये सब क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं।
इसके बाद आता है आपका डाइट, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो डाइट शिक्षा प्रशिक्षण की प्रमुख संस्था है, शिक्षकों का प्रशिक्षण इसमें किया जाता है, आप सभी अवेयर होंगे। प्रशिक्षित डाइट मेंटोर की क्या भूमिका होती है, वो शिक्षकों को समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण दे। बच्चों की टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ना बीएड में और बीटीसी में, डाइट में, है ना, तो उसमें बच्चों को या टीचर्स जो बनने जा रहे हैं उनको सिखाना, समावेशी शिक्षा से अवेयर करवाना। टीएलएन जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसको बनाने में हेल्प करवाना। विशेष बच्चों के लिए शिक्षण की रणनीति, कैसे उनको पढ़ाना चाहिए वो प्रिपेयर करना। विद्यालय का इंस्पेक्शन करना, मार्गदर्शन और परामर्श। डाइट के क्या प्रमुख कार्य होते हैं, तो डाइट के मेंटोर की भूमिका हो गई। डाइट का क्या काम है, जो डाइट है शिक्षक का प्रशिक्षण करवाता है, कार्यशाला सेमिनार्स जो है प्रोवाइड करवाता है, अरेंज करता है, शिक्षण नवाचार पर, इनोवेशन पर कार्य करता है। फिर अगला आपका आता है पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र। इसमें क्या होता है, सुपरविज़न और इंस्पेक्शन सिस्टम में समावेशी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने का ये निरीक्षण करते हैं कि क्या बच्चों को सही शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें जो है प्रमुख अधिकारी बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एबीआरसी, सीआरसी कोऑर्डिनेटर, डीआईयूएस और शिक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो कि सुपरविज़न और इंस्पेक्शन का काम करते हैं। प्रमुख कार्य इनका विद्यालय का निरीक्षण करना, शिक्षण के प्रोसेस जो चल रहे हैं उनका मूल्यांकन करना, क्या वो ठीक है या नहीं, विशेष बच्चों की प्रगति की जांच करना और शिक्षकों को सुझाव देना। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे समुदाय और विद्यालय की सहयोग समिति आती है, जिसमें एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम होता है, विद्यालय के विकास पर नज़र रखना, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, समावेशी वातावरण स्कूल में बनाने का प्रयास करना, ये एसएमसी का कार्य होता है। फिर एक होता है अभिभावक शिक्षक संघ, पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। इसका क्या काम है, अभिभावक और शिक्षकों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, बच्चों की समस्याओं पर चर्चा करना, ठीक है। फिर आ जाती है ग्राम शिक्षा समिति। ये क्या करती है, जो ग्राम शिक्षा समिति है इसका प्रमुख काम क्या है, शिक्षा के प्रति पेरेंट्स को, बच्चों को जागरूक करना और खासकर बालिका शिक्षा पर जोर देना, बढ़ावा देना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। सरकारी संगठन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपका ही कहा जाता है समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, एसएसए। तो इसमें आपका इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस होता है, विशेष बच्चों पर जो है फोकस होता है, उनकी हेल्प कराने पर फोकस होता है, एसएसए यानी कि समग्र शिक्षा अभियान का, कि सभी बच्चों को साथ में लेकर शिक्षा दी जाए। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका क्या काम इसमें रोल होता है, समावेशी पाठ्य सामग्री बनाना एनसीईआरटी का काम है, शिक्षकों का प्रशिक्षण देना भी एनसीईआरटी के कार्य में आता है। फिर एक आरसीआई आपका आता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो है विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण करती है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं, उन टीचर्स को क्या करना, ट्रेंड करना काम है आरसीआई का। NIEPVD, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप, जो मैं ये फुल शॉर्ट फॉर्म वाले आपको संस्थाएं बता रही हूँ। NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी। इनका क्या काम होता है, दृष्टिबाधित बच्चों की सहायता करना इनका काम होता है। फिर जो NGOs होते हैं, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs का क्या काम होता है, विशेष बच्चों का पुनर्वास करवाना, रिहैबिलिटेट करवाना, परामर्श की सुविधाएं देना, ठीक है, शिक्षण संबंधी जो सामग्री है वो उपलब्ध कराना, जैसे हेल्प एज हो गया, प्रथम, ये कुछ इनके द्वारा चलाए गए पहल हैं, क्राय, जो इसमें ये हेल्प करते हैं बच्चों की, ठीक है, NGOs। आगे बात करें बाल अधिगम से संबंधित सहायता, तो बाल अधिगम में सहयोगी तंत्र, इसमें रिमीडियल टीचिंग, यानी कि जिसमें ये जानकर कि बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है उसका समाधान करना, रिमीडियल टीचिंग में आता है। कमज़ोरियों को दूर करना, विशेष सहायता कक्ष प्रोवाइड कराए जाते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम सपोर्ट होता है, काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशंस होते हैं कि जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए कि बच्चे को कहाँ पर क्या समस्या है, फिर उसका समाधान किया जाए। फिर आपका आता है समावेशी शिक्षा में इन संस्थाओं की आवश्यकता ही क्यों है, जिनकी अभी हमने बात की। तो बात करें क्यों आवश्यक है, तो विशेष बच्चों की पहचान के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो सारा काम सिर्फ स्कूल का मैनेजमेंट नहीं कर सकता, बहुत चीज़ें होती हैं जो भी हमने देखी, तो ये संस्थाएं, ये ऑर्गेनाइजेशन उसमें हेल्प करते हैं कि विशेष बच्चों की पहचान करने में, सही उनकी परामर्श या काउंसलिंग करने में, कोई उनको चिकित्सा हेल्प चाहिए उसके लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण में इसे डाइट करता है, सीखने की कठिनाइयों का समाधान, ड्रॉप आउट को रोकना, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करना, मतलब उनको समझाना,
सामाजिक समायोजन, इन सब के लिए इन संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे फैक्ट्स हमने इसके जो है देख लिए हैं। डाइट एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है। मनोविज्ञान शाला प्रयागराज में आपका है, जो कि मानसिक प्रशिक्षण और परामर्श देती है। जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य संबंधी हेल्प देता है। एसएमसी विद्यालय प्रबंधन में हेल्प करता है। आरसीआई विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। एनसीईआरटी उन सभी तरह के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण का प्रबंध करती है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो डाइट का प्रमुख काम क्या है? शिक्षकों का प्रशिक्षण। आरसीआई का संबंध रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, पुनर्वास और विशेष शिक्षण से संबंधित है। मनोविज्ञान शाला प्रयागराज का प्रमुख कार्य है मानसिक परीक्षण बच्चों का करना और परामर्श देना है। एसएमसी की फुल फॉर्म स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जिला चिकित्सालय का क्या रोल है? स्वास्थ्य संबंधी और उपचार संबंधी रोल होता है। एनसीईआरटी का प्रमुख काम क्या है आपका? पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण देना। फिर आपका आता है इसमें लास्ट टॉपिक जो है, अधिगम में निर्देशन और परामर्श का महत्व क्या है, इससे कहाँ तक उपलब्धि जो है गिनवाई जा सकती है कि कितना महत्व ये बच्चों को कितना उन्हें हेल्प करता है। तो इसके अगर महत्व की बात की जाए तो ये बच्चे को सही दिशा प्रदान करता है। निर्देशन बच्चे को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार उचित मार्गदर्शन देता है। जैसे किसी विषय में ज़्यादा रुचि है, उसको किस में कम है, ये जान सकते हैं आप इसके द्वारा। सीखने में कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ने लिखने या गणित में जो समस्याएं कठिनाई आ रही है उसको जाना जा सकता है। ठीक है, फिर समस्या की पहचान होती है परामर्श के द्वारा। उचित उपचार या शिक्षण उसके अनुसार उसको दिया जाता है। जैसे डिसलेक्सिया वाले बच्चे को विशेष शिक्षण देना, उसको जब पढ़ने में समस्या है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है सुविधा देकर उसकी हेल्प करना। आत्मविश्वास इससे बच्चों का बढ़ता है, बच्चा खुलकर सीखता है, उसका डर भी किसी सब्जेक्ट जिससे वो डर रहा है उसके प्रति कम होता है। समायोजन में उसको एडजस्ट करने में हेल्प होती है। बच्चे को समय समय पर निर्देशन और परामर्श दिया जाए तो बच्चा एडजस्ट भी करने लगता है। अगर किसी को एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, उसका व्यवहार अच्छा होता है जब उसको काउंसलिंग दी जाती है। सामाजिक संबंध बनाने की भी वो कोशिश करने लगता है, जिससे उसके संबंध मजबूत होते हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास उसमें होता है। सही सब्जेक्ट वो चूज़ कर पाता है, हेल्प टीचर की हेल्प से, काउंसलिंग की हेल्प से, सही गाइडेंस की हेल्प से सही करियर चूज़ करने में उसको हेल्प मिलती है। मानसिक तनाव उसका कम होता है। अगर वो परीक्षा का डर उसको है, चिंता है, अवसाद है, कोई इमोशनली उसको प्रॉब्लम है, तो वो टेंशन भी उसकी कम होती है। अध्ययन की अच्छी हैबिट्स उसमें डेवलप होती हैं। टाइम मैनेजमेंट उसका अच्छा होता है। रेगुलर प्रैक्टिस की एक आदत उसमें डेवलप होती है। एकाग्रता उसमें आती है, ठीक है, पढ़ाई को लेकर और चीज़ों को लेकर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान किया जाता है। देखो, निर्देशन और परामर्श में ये नहीं कि सब बच्चे को एक साथ बिठाकर उनको बता दिया, है ना, ऐसे नहीं है। इसमें व्यक्तिगत गाइडेंस, जैसे हमने पढ़ा, व्यक्तिगत परामर्श भी दिया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, हर बच्चा क्योंकि अलग होता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा को सफल बनाना, इसका पर्पज़ होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में हेल्प मिले, ब्रेल के द्वारा, साइन लैंग्वेज के द्वारा, रिमीडियल टीचिंग के द्वारा। ठीक है, अनुशासन और व्यवहार सुधार बच्चों में होता है। प्रतिभा का विकास होता है। ड्रॉप आउट इससे कम किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमने अभी देखी हैं। टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर का रोल है कि बच्चों से सहानुभूति रखे, सेंसिटिव हो, बच्चों की समस्याएं सुने, एक गुड लिसनर हो, बच्चों को प्रेरित करे कि आप ये कर सकते हो। अगर कोई बच्चा डर रहा है, नहीं, उनको मोटिवेट करिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है अपने विद्यालय में बनाइए। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो ये आपका जो समावेशन का चैप्टर है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो पहली वीडियोस देख लेना, क्योंकि पहली वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत आए। सारी चीज़ें ज़ीरो से आपको समझाने की कोशिश की है और एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ें आपको देने की कोशिश की है। अब आपका जो लास्ट चैप्टर रह जाता है उसको भी मैं जल्दी से कोशिश करूँगी समय रहते एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करा दो। तो यूपी टेट और सी टेट के लिए जो आपका सीडीपी का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सी टेट के लिए कुछ आपको जो आपका 15 नंबर का जो आपका पोर्शन आता है उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बारे में आपको बता दूंगी कि वो आपको कैसे टैकल करना होता है। बाकी जो कंटेंट वाला 15 नंबर का पोर्शन है वो आपको आपका यूपी टेट के साथ यहाँ पर सी टेट वालों का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कभी सीडीपी नहीं पढ़ी तो सारे पॉइंट्स जो है आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पेडागोजी वाला जो 15 नंबर का सी टेट का सेक्शन है उसके बारे में आपको बता देंगे।
कुछ प्रैक्टिस भी करवा देंगे जिससे आपको कुछ एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे लास्ट चैप्टर के साथ अपने। ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आप टीचिंग एग्जाम एस्पिरेंट है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हो तो ये आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है, हमारा मेन चैनल है सिलेक्शन मेट, हो सकता है आप उस पर भी ज़रूर जुड़े हुए हो, तो सिलेक्शन मेट से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि वहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज़ की अपडेट कब आ रही है, कौन सी वैकेंसी, कितनी सीट्स हैं, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सारी अपडेट सिलेक्शन मेट पर आपको दी जाती हैं। ठीक है, कम्प्लीटली डेडिकेटेड है ये दोनों चैनल्स टीचिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो प्राची पावर एकेडमी हो या सिलेक्शन मेट हो। तो ज़रूर हमारे चैनल्स के साथ जुड़िएगा अगर आपको बेहतर गाइडेंस चाहिए और बेहतर प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।